हाँ, तो लास्ट टॉपिक में जो वेरिएबल आपने पढ़ा था उसमें बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नेम द 4 इंटीजर डेटा टाइप। इसका जवाब क्या हो सकता है बच्चों? 4 इंटीजर डेटा टाइप। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। वेरी गुड मृत्युंजय, आपने पहली बार में ही दे दिया, जबकि आपने क्लास भी नहीं की थी। आप लोगों को याद था बच्चों? यस सर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आईएनटी एंड फ्लोट डेटा टाइप। आईएनटी और फ्लोट डेटा टाइप में डिफरेंस क्या बताना चाहोगे? सर int stores integer values and float stores decimal values. चलिए ये भी सही है, पहला डिफरेंस हो गया। कम से कम 2 डिफरेंस बताने होते हैं और मैक्सिमम 3, तो क्या बताना चाहेंगे? और दूसरा डिफरेंस? स्पेस ऑक्यूपाई का बता देंगे एक। हाँ, तो बताइए बताइए। सर वो याद नहीं आ रहा है। आप लोगों ने पढ़ा था स्पेस के बारे में, इंटीजर और फ्लोट कितना स्पेस लेता है? सर इंटीजर 4 बाइट एंड फ्लोट 4 बाइट दोनों। दोनों 4 बाइट सर लेते हम हैं। लोग ये बता देंगे ना कि इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 0 होती है और फ्लोट की 0 0.0 f। हाँ, ये एक डिफरेंस हुआ, क्योंकि 4 4 तो सेम है, तो उसमें डिफरेंस बताने से कोई खास फायदा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विद एग्जाम्पल कहा गया था, तो एग्जाम्पल के हिसाब से आपने दे दिया, इंटीजर जो है स्टोर करता है होल नंबर और फ्लोट स्टोर करता है रियल नंबर या डेसिमल नंबर, और साथ में एग्जांपल दे दिया INT इज इक्वल टू 5 और फ्लोट इज इक्वल टू 2.5 f, और बाकी डिफॉल्ट वैल्यू का भी आप डिफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा दैट इज। हाँ, ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में ऐसा कौन सा, इनको पहचानना है, ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो 64 बिट इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, 64 बिट, और ऐसे ही 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपकी /U40 होती है। अपने हिसाब से पहला पढ़िए इसमें। पहला हाँ, लॉन्ग होगा और सेकंड कैरेक्टर कैर। यस सर। पहला लॉन्ग होगा, ये बिट में दिया है और उसमें बाइट में मैंने पढ़ाया था, तो कैसे सर पहचाना? बाइट सर 8, 1 बिट इक्वल टू 8 बाइट होता है वैसे ही। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। यस सर, यस सर। ओके ओके। यस तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बोर्ड का है, तो पहले का आंसर आपका लॉन्ग है, क्वेश्चन अपने हिसाब से जरूर पढ़ लीजिएगा, और दूसरा आपका कैर है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू /U40 होती है, और ये 16 बिट है, और 2 बाइट पर कैरेक्टर लेता है वो, तो 2 इंटू 8 करने से 16 ये बना हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, हाँ, व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट एंड फ्लोट? सर इंट की 0 और फ्लोट की 0.0 f। हाँ, तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है बच्चों, तो इसलिए जो है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आए हैं, तो एक साथ ही मैंने यहाँ पर अरेंज किए हैं। अब यहाँ पे है मेमोरी साइज के हिसाब से, अरेंज द फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। असेंडिंग मतलब छोटा वाला पहले, फिर बड़ा वाला उससे, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला। अरेंज करो कैर, बाइट, डबल और इंट को। बाइट, इंट, कैर, डबल। बाइट, इंट, कैर, डबल। और कोई ओपिनियन किसी की? ट्राई करो बच्चों, ऑप्शन ही तो बताने हैं। नक्षत्रा, आप ट्राई कीजिए। यस सर। अच्छा, आप ही सर बोल रहे हैं। हाँ। सब बाइट हम्म। और फिर कैर इंट डबल। हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। बाइट आपका 1 बाइट मेमोरी लेता है, कैर 2 बाइट मेमोरी लेता है, और इंट आपका 4 बाइट लेता है, और डबल 8 बाइट लेता है। तो आपने आंसर सही दिया, बाइट, कैर, इंट, डबल। यस सर। हाँ। उसके बाद जो है, एक क्वेश्चन है आपका, मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी साइज पूछा गया शॉर्ट का और फ्लोट का इन बाइट। तो शॉर्ट कितनी बाइट मेमोरी लेता है और फ्लोट कितनी बाइट मेमोरी लेता है? अरे,
शॉर्ट 2 बाइट लेता है और फ्लोट 4 byte. 4 बाइट्स। हाँ 4 बाइट लेता है, ये भी सही आपका आंसर है। शॉर्ट 2 बाइट मेमोरी साइज लेता है, फ्लोट जो है 4 बाइट मेमोरी साइज लेता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय कैर इंट डेटा टाइप। कैर और इंट का पूछा गया है। कैर 4 अभी बाइट्स। कैर अभी भी बताया था मैंने, पर कैरेक्टर करके। 2 byte per character. हाँ 2 बाइट पर कैरेक्टर और यस 4 सर। और इंट जो है 4 बाइट पर कैरेक्टर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक ये वन वर्ड आंसर डिफॉल्ट वैल्यू भी पूछी जाती है। राइट वन वर्ड आंसर, क्या है? द डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ बुलियन डेटा टाइप। फॉल्स। False. फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किसी डेटा टाइप चेंज होते रहेंगे, क्वेश्चन यही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चार्ट दिखा रहा हूं आपको, उस चार्ट को आपको याद ही करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी चार्ट में आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहली बात, ये आपका जो चार्ट बना है ये असेंडिंग ऑर्डर में बना है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा आपका बुलियन, फिर बाइट, फिर कैर, फिर शॉर्ट, फिर इंट, फिर फ्लोट, फिर लॉन्ग, फिर डबल। तो ये आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। और ये बिट्स और बाइट दोनों में साइज दिया गया है। तो बुलियन का तो बाइट में कुछ होता नहीं, क्योंकि वो 1 बिट लेता है, बाकी बाइट में लेते हैं। तो बाइट जो है 1 बाइट लेता है, और इंटू 8 करने पर ये बिट्स बन जाएगा। कैर आपका 2 बाइट लेता है, इंटू 8 करने पर 16 बन जाएगा। ऐसे शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंटू 8 करने पर 16 बनेगा। आईएनटी 4 बाइट लेता है, इंटू 8 करने पर 32 बिट बन जाएगा। फ्लोट भी 4 बाइट तो 32 बिट बन जाएगा। और लॉन्ग 8 बाइट तो 64 बिट, डबल 8 बाइट तो 64 बिट। उसके बाद इसकी रेंज पूछी जा सकती है। तो रेंज में ज्यादातर आपकी रेंज पूछी जाती है इंट की, और लॉन्ग की, और फ्लोट की। बस इन तीन का ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखिए, बाकी पूछने के लिए बोर्ड है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बाइट जो है, ये रेंज का मतलब है कितना बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है। तो बाइट में -128 से +127, इस बीच में कोई भी नंबर जो आता है, अगर बाइट डेटा टाइप लेते हो तो उसमें स्टोर हो जाएगा और आपका रिजल्ट सही आ जाएगा। सर तो रेंज याद करना जरूरी है? तो रेंज पूछी जाती है ना, तो मैंने टिक लगाया है। इंट, फ्लोट, लॉन्ग की, ये सबसे ज्यादा रेंज पूछी जाती है। ओके सर। हाँ, तो यहाँ पे बुलियन में देखा जाए तो बुलियन में कोई रेंज नहीं होती, तो हाईएस्ट रेंज इसकी ट्रू मान ली गई, क्योंकि 1, ट्रू का मतलब 1 होता है। और लोएस्ट आपकी फॉल्स मान ली गई, क्योंकि फॉल्स को 0 कहते हैं, इसलिए लोएस्ट हाईएस्ट में ऐसे रख दिया गया। बाकी कैर की रेंज 0 से लगाकर 65,536 ये रहती है। शॉर्ट की -32,768 से +32,767 इतनी रेंज रहती है। आईएनटी की -2 की पावर 31 और +2 की पावर 31 -1 ये रहती है। फ्लोट की आपकी -3.4 ई +38 से प्लस आपका प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, 3.4 ई +38 ऐसे रहती है। लॉन्ग की -2 की पावर 63 और 2 की पावर 63 -1 ये रहती है। और डबल की -1.7 ई +300 और प्लस में आपका 1.7 ई +308 ये रेंज रहती है डबल की। उसके बाद जो है आपका जो है 0.0, हाँ बाकी मैं अभी आगे दिखाता हूँ। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल लिख रखा है, इनिशियल का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू से होता है। तो बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैं जो जो पूछा जाता है वो मैं टिक कर दूंगा। बूलियन की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है। और कैर की डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे बाइट की तो 0 है, इसको मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। कैर की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, /u और 4 0 ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। शॉर्ट की 0 है, इंट की 0 है, फिर फ्लोट की 0.0 f, डबल की लॉन्ग की 0.0 l होती है। और ये f और l जो है ये आपका पिछली क्लास में मैं बताया था सफिक्स होते हैं। तो l होती है, तो l का मतलब यहाँ पे स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो। और फिर डबल का 0.0 d होती है।
तो ये तो आपके 8 जो हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए 8, और उसके बाद दूसरे बचे आपके नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ये। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आप एग्जांपल याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है पहचानने के लिए या एग्जांपल देने के लिए कि राइट 2 डेटा टाइप ऑफ प्रिमिटिव एंड 2 डेटा टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव, ऐसे करके आता है। तो आप एरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ये याद रखिएगा, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। देखो याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ना समझ में आ रहा हो उसके लिए मैं बताया कि क्लियर हो गया क्या। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग आउटपुट स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब हुआ टू प्रिंट और डिस्प्ले वैल्यू या मैसेज ऑन मॉनिटर स्क्रीन। मॉनिटर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कराना हो या डिस्प्ले कराना हो तो आउटपुट स्टेटमेंट की जरूरत होती है। अब आउटपुट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है, और इसके डबल कोट्स में आप कोई मैसेज लिख सकते हो। तो ये दो तरीके से यूज होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और लिखी है वेयर एलन, जो ये एलन लगा है प्रिंट एलन, तो एलन मीन्स है चेंज लाइन आफ्टर प्रिंटिंग मैसेज, यानी कोई भी मैसेज जो आपने गोल वाले ब्रैकेट में लिख रखा है, मैसेज प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज करके कर्सर नीचे आ जाता है। अभी मैं एग्जांपल में देके बताऊंगा। फिर यहाँ पे ये दो तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है सिर्फ मैसेज देना है, तो मैसेज सिर्फ देना है, तो जैसे नॉर्मली हम लोग कोई वैल्यू इनपुट कराते हैं तो एंटर अ नंबर टाइप का कुछ मैसेज देते हैं, एंटर नेम, एंटर एज, तो ये आप डबल कोट्स के अंदर मैसेज देते हो, एंटर नंबर लिख दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा इसका यूज है कि आपका इसमें वो पूछा जाता है कि कोई रिजल्ट निकाला है तो उस रिजल्ट को प्रिंट कराना है आपको। तो रिजल्ट कैसे प्रिंट होगा, तो सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लिया, int a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 4, ये एक एग्जांपल ले लिया है, और c में मैं रिजल्ट ले रहा हूं, तो c इक्वल टू a प्लस बी किया है। अब यहां पर आपको समझना है, ठीक है, ये मैंने डिफरेंट टाइप के आउटपुट लिख रखे हैं। वैसे आपने ये पढ़ भी रखा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें आउटपुट भी बच्चों पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आउटपुट का कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। तो देखिए, पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ए में 5 है, बी में 4 है, तो 5 4 आपका 9 आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैसेज दिया है सम डबल कोट्स के अंदर प्लस सी, तो सम जो है एक मैसेज है तो उसको डबल कोट्स में लिखा गया है। और एसओपीएलएन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का एक तरीका होता है बच्चों कि कोई भी नेक्स्ट चीज लिखेंगे, एक चीज लिखने के बाद कोई दूसरी चीज लिखेंगे तो पहले प्लस लगाना पड़ेगा, देन दूसरी चीज लिख सकते हैं। कोई बच्चा बताएगा इस प्लस का क्या मतलब होता है, ये प्लस जो लगाया गया इसका क्या मतलब होता है बच्चों? कोई बच्चा ट्राई करे, एक प्लस का क्या मतलब होता है? और वो जो वेरिएबल में वैल्यू आई उसको शो कराने के लिए सर लगाया जाता है शायद। नहीं, वो तो खैर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का काम है कोई भी चीज शो कराना। ये जो प्लस है इसका क्या काम है, कोई भी बच्चा ट्राई करे। चलिए मैं बताता हूं। इस प्लस का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक से नहीं है, प्लस का मतलब कॉनकैटिनेशन है, हाँ सर, सॉरी। हाँ कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन टू थिंग्स, ज्वाइन टू थिंग्स, दो चीजों को जोड़कर, जैसे फेविक्विक से आप दो चीजें जोड़ देते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन टू थिंग्स है। वाली लाइन को और वेरिएबल वाली लाइन को जोड़ देगा। हाँ, तो इसमें अब यहाँ पे आप समझने वाली बात है क्या जोड़ रहा है ये, तो ये एक मैसेज को वैल्यू के साथ जोड़ रहा है। मैसेज सम इज इक्वल टू है, वैल्यू आपकी सी में है, तो सी में 9 है, तो पहले प्रिंट होगा सम इज इक्वल टू, ये प्रिंट हो गया और उसके बाद 9 प्रिंट हो जाएगा। तो यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा एसओपीएलएन मैंने दिया है, इसमें सम इज इक्वल टू तो मैसेज है, वो तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे मैसेज के बाद में मैंने सी प्लस ए प्लस बी लिख दिया, तो सी की वैल्यू आपकी क्या आई थी, 9 आई थी, 9, और ए और बी की वैल्यू क्या थी, 5 और 4 थी, तो ये 9 प्लस 5 प्लस 4, तो आपका कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। अब ये ऐड कैसे हो गया, क्योंकि अभी अभी तो हम लोगों ने समझा कि प्लस का मतलब कॉनकैटिनेशन होता है, और यहां पर प्लस क्या कर रहा है, ये तो ऐड कर रहा है। तो ये तब ऐड करता है बच्चों जब मैसेज के बाद जो भी आपने प्लस लगाए हैं वेरिएबल के लिए, तो उन वेरिएबल्स को आपने सेपरेट ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये आपने सेपरेट ब्रैकेट लगा दिया है, तभी ये प्लस अर्थमेटिक करता है और बाकी कॉनकैट करता है। यस सर। ये रहता है।
ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, और प्लीज बोलते रहिएगा सारे बच्चे, तो सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आपका ये वाला प्लस और ये वाला प्लस जो है आपका अर्थमेटिक कर रहा है, लेकिन ये वाला प्लस क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, यानी कि मैसेज और वैल्यू को आपस में ऐड कर रहा है। तो यहां पर आपका 18 इस तरीके से आया है। उसके बाद अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका यहां पे थर्ड वाला, यहां पे देखिए सम इज इक्वल टू, और फिर प्लस लगाया है, फिर सी लिखा है, फिर प्लस लगाया है, और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी कर दिया है। तो नक्षत्र आप बताने की कोशिश कीजिए कि कौन से प्लस इसमें कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं, कौन से प्लस आपके अर्थमेटिक कर रहे हैं। सर जो ब्रैकेट के बाहर लगे हैं जो सम के साथ है और जो सी के साथ है वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी वो अर्थमेटिक की तरह काम। बहुत अच्छा, देखिए ये आपका प्लस और ये प्लस, ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, यानी दो चीजों को ज्वाइन कर रहा है, जोड़ के प्रिंट कराने के लिए। और जो सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया गया है ये वाला, ये आपका अर्थमेटिक कर रहा है। तो सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 + 4 9 आई थी, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू ये वाली 9 आ गई, और उसके बाद जो है ए प्लस बी किया, तो ए में 5 था, बी में 4 था, तो ये अर्थमेटिक कर दे रहा है। तो इस तरीके से ये इसने 9 कर दिया है। तो 99 कैसे आया, समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। ओके, अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें क्या किया गया है, इसमें सी और ए और बी तीनों को प्लस लगा के किया है, लेकिन कोई सेपरेट ब्रैकेट नहीं है। तो अब ये सारे प्लस क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन करेंगे, यानी ज्वाइन टू थिंग्स, चीजों को जोड़ कर प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू 9 है, तो ये 9 आ गई, और ए की वैल्यू 5 है, तो ये 5 आ गई, और बी की वैल्यू 4 है, तो ये 4 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से 954 आपका रिजल्ट यहाँ बन रहा है। तो अगर आपको ये अंदाजा नहीं है कि कौन सा प्लस कॉन्कैटिनेशन करता है और कौन सा प्लस अर्थमेटिक करता है, तो आपका ये आउटपुट गलत हो सकता है। आप हो सकता था यहाँ पे आप 18 लिख देते, क्योंकि ये आप ऐड कर देते यहाँ पर। अब एक चीज और देखते हैं, ये तो मैसेज के साथ था, यहाँ पे इस वाले आउटपुट में ये देखो मैसेज हटा दिया गया, ये मैसेज हट गया है, सिर्फ डबल कोट्स स्टार्ट किया, बंद किया, और उसके बाद फिर से हमने ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। तो दोनों स्टेटमेंट, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ मैसेज नहीं है, ऊपर वाले मैसेज है और नीचे वाले मैसेज नहीं है। तो आगे के जितने प्लस थे वो क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन ही करेंगे, यानी कि आपका, अब किसे ए मैंने पहले रखा है, तो 5 पहले आ गया, फिर बी की वैल्यू 4 थी और सी की वैल्यू 9 थी, तो ये 549 आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने इस एग्जांपल में डबल कोट्स ही हटा दिया। अब ये क्या कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 18 दे रहा है, तो यहाँ पे 18 दे रहा है, और इसके ऊपर जब आप हम लोगों ने ये करके देखे थे तो यहाँ पे भी 18 दे रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डबल कोट्स था पहले, उसके बाद जो प्लस थे उनको सेपरेट ब्रैकेट में कर दिया था, इसलिए 18 दे रहा है। और यहाँ पे डबल कोट्स है ही नहीं, तो प्लस का काम प्लस जैसा ही होगा, यानी कि वो अर्थमेटिक ही करेगा, इसलिए यहाँ पर 18 दे रहा है। अभी आपका कंफ्यूजन जो होगा वो मैं दूर करूंगा अपनी तरफ से एग्जांपल लेकर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए और बी पहले दे दिया गया है, तो ए और बी, ए की वैल्यू आपकी 5 है और बी की वैल्यू 9 है, तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ 4 है। हाँ तो 4 4 है, है। ओके। तो 5 + 4 9, ये वाला 9 आ जा रहा है, और यहाँ पर सी में 9 पहले से ही था, तो ये वाला 9 आ जा रहा है, और बीच में एक स्पेस दिया तो थोड़ा सा स्पेस भी आ गया। अब यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल एक्चुअली दिए थे, इसलिए जो है जल्दी जल्दी में हो गए, वरना अगर मैं आपसे पूछता तो हो सकता था कि कई कंफ्यूजन क्रिएट होते और आप बता ना पाते। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा हो कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया। तो एक दो क्वेश्चन अगर पूछें तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बताऊं। किसी को लगता है कोई क्वेश्चन पूछना है कि इस वाले एग्जांपल में ऐसा क्यों हो गया? नो सर। ओके, तो हाँ सर ए प्लस बी में ब्रैकेट तो नहीं लगा था, तो फिर वो प्लस क्यों हो गया? हाँ, मैं यही मैं मतलब मुझे मेरे मन में चल रहा था कि आप लोगों को कोई अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये चीज आपको नजर आएगी कि देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे जैसे ये ब्रैकेट लगा है इसलिए ये प्लस कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा था फिर भी इसने कॉन्कैटिनेशन नहीं किया, है ना। जब ब्रैकेट नहीं होता है तो ए प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है फिर भी इसने अर्थमेटिक कर दिया, कॉन्कैटिनेशन नहीं किया, ये जानना जरूरी है। तो देखिए
आपने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ा था लास्ट वाली क्लास में। स्ट्रिंग डेटा टाइप का मतलब था डबल कोट्स, उसकी कोई भी वैल्यू स्टोर करते थे डबल कोट्स में स्टोर करते थे ना। यस सर। यस। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू, मान लीजिए आपने राम दे दिया, तो ये आपका डबल कोट्स में राम स्टोर करना पड़ता था। तो डबल कोट्स का मतलब होता है स्ट्रिंग। अब क्या हो रहा था, इतने सारे जो स्टेटमेंट आपने पढ़े हैं, इसमें खास बात क्या था कि डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग होता है, और स्ट्रिंग के बाद कुछ भी मिलेगा तो स्ट्रिंग के साथ में, यानी कि राम के साथ में अगर हम +9 करें तो क्या कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होने की पॉसिबिलिटी है अगर स्ट्रिंग में राम स्टोर कराया है और उसके साथ +9 करें? नो सर। नहीं होगी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि स्ट्रिंग के साथ में प्लस जो ऑपरेटर होता है वो कॉन्कैटिनेशन का काम करता है, इसलिए, और कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ज्वाइन टू थिंग्स, तो वो जोड़ने का काम करता है, ना कि अर्थमेटिक का। तो जहां जहां स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग का मतलब डबल कोट्स, जहां जहां डबल कोट्स था वहां पे प्लस जो उसके बाद दिया होता था वो प्लस कॉन्कैटिनेशन की तरीके से बिहेव कर रहा था। और जहां जहां स्ट्रिंग के साथ में आपका जो है स्ट्रिंग नहीं है और उसके बाद प्लस दिया गया है तो वो अर्थमेटिक कर रहा था। तो यहां पे देखो इस वाले एग्जांपल में डबल कोट्स कहीं है बच्चों? नो सर। इसलिए यहां पर ये अर्थमेटिक कर रहा है, यानी कि अर्थमेटिक करना चाहिए। और देखो यही सेम एग्जांपल ऊपर दिया है, इसमें आपका स्ट्रिंग मिल गया ना, तो स्ट्रिंग के साथ में प्लस जितने होते हैं वो कॉन्कैटिनेशन करते हैं, इसलिए ये ऐड नहीं किया। फिर उसके बाद आपका जो ऊपर के एग्जांपल लिए गए थे, तो स्ट्रिंग के साथ में अगर आप चाहते हो कि प्लस जो है अर्थमेटिक करे, तो उसके लिए क्या यहां पे तरीका दिखाई पड़ रहा है? नॉर्मली मेरा क्वेश्चन ये है, नॉर्मली स्ट्रिंग के साथ में प्लस का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, यानी कि वो अर्थमेटिक नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं स्ट्रिंग के साथ में प्लस जो है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करे, उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को? सर या तो ब्रैकेट लगा दें या स्ट्रिंग से पहले लिख दें। यस, दोनों चीजें आपने बता दी। तो पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि स्ट्रिंग के साथ में प्लस कॉन्कैटिनेशन करे तो आप कोई भी सेपरेट ब्रैकेट ना लगाइए। और स्ट्रिंग के साथ आप चाहते हो कि कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो जाए, तो स्ट्रिंग के बाद में जो भी चीजें आप ब्रैकेट सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे तो इसका मतलब उसके ब्रैकेट के अंदर का जो प्लस होगा वो कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा, वो अर्थमेटिक करेगा। बस ये इसका फर्क है। और या स्ट्रिंग से पहले वो प्लस दिया हो तो वो अर्थमेटिक करेगा, कॉन्कैटिनेशन नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रिंग के बाद में अगर कहीं भी प्लस मिलता है और आपने सेपरेट ब्रैकेट नहीं लगाया तो वो कॉन्कैटिनेशन ही करेगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। और बच्चे यहाँ पे बताएं, एक ही दो बच्चे बोल पा रहे हैं, ये गलत बात है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें। अनन्या आपको आ गया? यस सर। ठीक है ठीक है। नक्षत्रा आपको? यस सर। वंशिका आप नहीं बोल रहे हो शायद, यस। प्लीज बोलते रहो। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके साथ में। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल हैं और इसमें कुछ नई चीजें हैं, वो मैं अभी के अभी आपको बता दूंगा। जैसे गिव द आउटपुट, यहाँ पे ये बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चों। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है p नाम का जिसमें 20 स्टोर कराया है, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल है q नाम का जिसमें 19 स्टोर कराया है। अब ये इंटीजर डॉट पास int एक फंक्शन यूज किया गया है जिसका काम होता है कि किसी भी नंबर को जो कि स्ट्रिंग में स्टोर है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे 20 क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर है, तो इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो ये 20 बन जाएगा, a में स्टोर हो जाएगा। अब int में 20 स्टोर हो गया और p में जो 20 स्टोर है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। ऐसे ही यहाँ पे b के साथ जब किया गया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो दो फंक्शन होते हैं जो आपका स्ट्रिंग वाली न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दो फंक्शन कौन से हैं, पार्स int और वैल्यू ऑफ, दोनों का काम सेम है, स्ट्रिंग न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करे। तो ये p q दोनों आपके न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करके a और b में स्टोर करा लिए गए, और a और b आपका क्या है, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप में स्टोर हो गए। अब उसके बाद a, और ये डबल कोट्स में स्पेस दिया नहीं गया बच्चों, a के साथ में b ऐड कर दिया गया। तो आपको बताया गया था स्ट्रिंग के डबल कोट्स के बाद कोई भी प्लस होगा तो वो कॉन्कैटिनेशन करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये b अपना 19 न्यूमेरिक वाला दे देगा और a
ए जो है उसके साथ में कोई मतलब अर्थमेटिक हो नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इस जगह पर, इसलिए ये भी कॉन्केटिनेशन ही कर रहा है, तो ये ए भी आपका यहाँ पे 20 दे देगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग SOP-LN में a प्लस बी कर दें, a प्लस बी, तो क्या देगा बच्चों? 39 कर देगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे कन्वर्ट कर चुके हैं, ए के अंदर 20 है और बी के अंदर 19 है, तो 39 कर देगा। और यहीं पे अगर हम यहाँ पर P प्लस क्यू करें तो क्या देगा? P प्लस क्यू, देखिए वैल्यू देख के बताइए बच्चों, P प्लस क्यू क्या करेगा? अरे P स्ट्रिंग टाइप का है ना, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर प्लस का मतलब क्या होता है? 2019 दे देगा, यानी कॉन्कैटिनेशन ही करेगा। तो ये वाला आउटपुट याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ये इनक्रेडिबल दिया गया है और यहाँ पे स्लैश एन लगाया गया, यहाँ पे वर्ड दिया गया है। स्लैश एन का मतलब बच्चों मालूम है आपको क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। जैसे एलन काम करता है तो एलन का मतलब लाइन चेंज करना होता है, ऐसे स्लैश एन का मतलब भी लाइन चेंज करना ही होता है। एस्केप सीक्वेंस का एग्जांपल है। हाँ, ये एस्केप सीक्वेंस का एग्जांपल है। तो यहाँ पर पहले क्या करेगा, इनक्रेडिबल प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद स्लैश एन मिलेगा तो वो लाइन चेंज कराएगा, तो कर्सर को नीचे ले आएगा और नीचे लाने के बाद में वर्ड प्रिंट हो जाएगा, तो आपका इनक्रेडिबल वर्ड नेक्स्ट लाइन में अलग अलग आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। बस इतना ही इसमें आउटपुट पूछा गया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इनपुट स्टेटमेंट छोटी सी चीज है, मैं फटाक से बता देता हूं कि इनपुट दो तरीके का होता है। एक फिक्स्ड इनपुट वैल्यू कर दें, जैसे a इक्वल टू 5, वो फिक्स्ड वैल्यू दे दी, वो इनिशियलाइजेशन कहा जाता है, वो यूजर इनपुट वैल्यू नहीं है। और एक होता है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय कहा जाए एंटर अ नंबर, तो आपको कीबोर्ड से एक नंबर टाइप करें और वो नंबर उसमें पहुंच जाए, तो उसको कहा जाता है यूजर इनपुट लेना। तो यहाँ पे यूजर इनपुट सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। और इनपुट का मतलब यहाँ पे टू स्टोर यूजर इनपुट वैल्यू है फ्रॉम कीबोर्ड। तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये दिखाया गया प्रोग्राम का, ये एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ता है, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है, फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करना होता है, फिर इसके अंदर ही सब कुछ लिखा जाता है जो भी प्रोग्राम होता है, और देन दोनों कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दिए जाते हैं। अब इनपुट स्टेटमेंट देखते हैं। तो इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों क्योंकि ध्यान रखिएगा ये आप लाइव क्लास कर रहे हो, तो लाइव क्लास में ये फायदा है कि आपको तुरंत प्रोग्राम चला के दिखाया जा सकता है। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो मैं अभी आपको ब्लूजे मेथड जो कई बच्चे नहीं चला पाते हैं वो मैं चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 3 टाइप के ये मेथड होते हैं, मैं अभी नाम लिख के बता दे रहा हूँ। पहला आपका यहाँ पे नाम है ब्लूजे मेथड, दूसरा नाम है स्कैनर क्लास मेथड, और तीसरा नाम है बफर्ड रीडर मेथड। बफर्ड रीडर क्लास मेथड, ये 3 नाम हैं, यानी 3 टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप यूजर इनपुट वैल्यू ले सकते हैं। तो सबसे पहला आपका ब्लूजे मेथड है। तो ब्लूजे मेथड में कोई भी वैल्यू इनपुट करानी होती है बच्चों, तो क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा ब्लूजे ओपन भी कर दूं जिससे आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, ये ओपन हो गया है, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि जो स्ट्रक्चर अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का गोल वाला ब्रैकेट पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, जो भी आपको इनपुट करना है इसके पैरेंथेसिस ब्रैकेट में सेपरेट करके, यानी हर वेरिएबल का डेटा टाइप देते हुए आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर स्टोर करने हैं,
तो INT A, INT B, यानी पहली वैल्यू A में आ जाए, B में आ जाएगी, दूसरी वैल्यू A में आ जाएगी, INT A, INT B। और उसके बाद मैंने क्या किया, और कुछ प्रोग्राम नहीं बनाया, सिर्फ उन नंबरों को प्रिंट करा दिया। तो A और B को हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो मान लीजिए आपको नाम इनपुट करना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कोई भी वेरिएबल का नाम दे दीजिए, नाम इनपुट हो जाएगा। आपको नंबर इनपुट करना है, अब मान लीजिए 3 नंबर इनपुट करने हैं आपको, तो INT A, INT B, INT C, बस इतना लिख देने से वैल्यू इनपुट हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाई देता हूं। और जितना हो सके आप अपनी चीजें पूछने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको फायदा होगा। देखिए, पहला आपका ब्लूजे मेथड मैंने बताया था, एक बार मैं प्रोग्राम दिखाई दे रहा हूं। ये प्रोग्राम है, इसमें क्या है, एक इस इनपुट को देखकर आप कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या इनपुट कराया जा रहा है, जिससे मुझे पता लगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको देख के कोई बता सकता है कि क्या इनपुट हो रहा है? एस वाली वैल्यू स्ट्रिंग में इनपुट हो रही है और हाँ, ए में इंटीजर वाली। बिल्कुल सही। मैं यहाँ पे एक नाम और एक नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ, या एज स्टोर कराना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नाम स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होता है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग एस लिख दिया है और INT A नंबर के लिए लिख दिया है। अब इसको अगर कंपाइल कराया जाए, तो कंपाइल करा दिया आपने, नीचे आप देखिए नो सिंटैक्स एरर आ चुका है। उसके बाद इसको कर दीजिए क्लोज, और फिर यहाँ पे राइट बटन क्लिक कीजिए, और ये वर्डमेन वाला जो फंक्शन है इसको क्लिक कर दीजिए। तो क्या होता है, इसमें ये तरीका अलग है, इसमें ये आपका एक बॉक्स खुल के आता है अलग से। और इसमें देखो, जो वेरिएबल के नाम आपने दिए थे वो लिख के आ रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग एस लिख के आ रहा है छोटा सा, और यहाँ पे INT A। अब यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल लिए होते तो ये 3 बॉक्स हो जाते बच्चों, अगर 4 वेरिएबल लिए होते तो ये अपने आप 4 बॉक्स हो जाते। अभी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। बस ब्लूजे मेथड में याद ये रखना पड़ेगा आपको कि जो भी इनपुट करना है, तो अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में इनपुट करनी पड़ेगी, अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में इनपुट करना पड़ेगा, और अगर कोई नंबर है तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे ये स्ट्रिंग है और मैं राम इनपुट करना चाहता हूं, तो RAM राम यहाँ पे इनपुट हो गया। उसके दूसरे में आपको एज देनी थी, तो मान लीजिए आपने 16 दे दिया, 16 इनपुट हो गया। अब यहाँ पे जब ओके करोगे, तो ये राम जो है ऊपर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था एस, उसमें पहुंच जाएगा, और जो नंबर ए था, जो नंबर 16 है, वो ए में पहुंच जाएगा अपने आप। और फिर क्योंकि हमने SOP से प्रिंटिंग कराई है, तो प्रिंट भी हो जाएगा। ओके करने पे देखिए ये ऐसे आउटपुट आएगा, नेम में राम दिया था और एज में 16 दिया था, तो ये आउटपुट आपका आ गया। अब मान लीजिए मैं 2 नंबर इनपुट कराना चाहता हूँ, तो यहाँ ब्लूजे में आप क्या बढ़ा दिया जाए बच्चों, कोई बच्चा बताए, अगर एक नंबर और एक्स्ट्रा इनपुट और कराना है। अगर हमें इंट का चाहिए तो फिर हम लोग कॉमा लगा के इंट भी लिख देंगे। हाँ, तो मान लीजिए हम लोग फ्लोट लेते हैं, FLOAT, फ्लोट ले लिया। ये अपर केस में जा रहा है, स्मॉल होना चाहिए। डेटा टाइप फिर से लिखना पड़ेगा ना जब मेन में हाँ, लिखेंगे। बस यही इसकी अपनी एक खास पहचान है कि जितनी चीजें आपको इनपुट करनी, सबका सेपरेट सेपरेट डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, फ्लोट। और यहाँ पे मान लीजिए आपने बी दे दिया, बी फ्लोट बी कर दिया, ठीक है। प्रिंटिंग भी बढ़ा दी जाए, क्योंकि प्रिंट नहीं करेंगे तो इनपुट तो हो जाएगा लेकिन प्रिंट नहीं आएगा। तो मान लीजिए ये जो बी में है, ये सपोज दैट सैलरी है, मैंने सेल कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया बी। अब कितने बॉक्स बन के आएंगे बच्चों? 3। 3 बन के आएंगे। तो यहाँ पे आपने राइट बटन क्लिक किया, देखिए यहाँ पे वर्ड में दिखाई पड़ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए अपने आप ये 3 बॉक्स बन के आ गए। और पहले में आप जो है यहाँ पे नाम दे सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर देना होगा, ये एक इसका लिमिटेशन है। फिर आपने कोई नंबर दे दिया, और उसके बाद आपने सैलरी मान रहे थे, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई सैलरी दे दिया, ओके कर दिया। ओके करते ही आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। अब ये देखिए फ्लोट में लिया था इसलिए 0.0 लगा दिया उसने, बाकी आउटपुट समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। तो ये बच्चों आपका ब्लूजे मेथड है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आपका जो है स्कैनर क्लास मेथड समझना है आपको। तो स्कैनर क्लास मेथड में ब्लूजे मेथड ये हो गया। अब मैं यहां से स्कैनर क्लास मेथड दिखाना चाहूंगा। ये आपका स्कैनर क्लास मेथड है।
तो स्कैनर क्लास मेथड में क्या क्या मेन पॉइंट होते हैं उनको पहले हम लोग सुन लेंगे, उसके बाद वहां पे एप्लीकेशन में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहला आपका क्या होता है, स्कैनर एक क्लास है, प्रीडिफाइंड क्लास है, और वो हर प्रीडिफाइंड क्लास किसी ना किसी पैकेज में होती है। हर प्रीडिफाइंड क्लास किसी ना किसी पैकेज में होती है। पैकेज का मतलब लाइब्रेरी क्लास के अंदर होती है। तो आपका स्कैनर क्लास का पैकेज का नाम क्या है, यूटिल है। ये यूटिल जो लिखा है ये पैकेज है स्कैनर क्लास का। इसी पैकेज के अंदर स्कैनर वाली क्लास होती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कराना होता है, अपने प्रोग्राम में यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कराना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे इंपोर्ट कराने का तरीका क्या है, इंपोर्ट कीवर्ड है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट कराते हैं। तो इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, इतना लिखने से आपका यूटिल पैकेज आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। और यूटिल पैकेज इंपोर्ट होने का मतलब है यूटिल पैकेज के अंदर जो जो प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं अब वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग स्कैनर यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका दूसरी लाइन आपको याद रखनी पड़ती है कि स्कैनर वाली लाइन लिखनी पड़ती है, क्योंकि स्कैनर को हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। यूटिल पैकेज के अंदर खाली स्कैनर ही नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं, लेकिन हमें अभी स्कैनर से मतलब है तो स्कैनर पे ही हम लोग ध्यान देंगे। तो स्कैनर लिखने का तरीका क्या है, स्कैनर और यहाँ पे वेरिएबल का कोई नाम देना पड़ता है। तो हम लोग नॉर्मली एससी देते हैं, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। ये पूरी एक फिक्स लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और इसी को लिखना होता है। स्कैनर में यहाँ पर एस बड़ा है, यहाँ पे भी एस बड़ा है, और सिस्टम का भी एस बड़ा है। तो ये दो लाइनें तो आपके एक्स्ट्रा में है जो आपको लिखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं इनपुट स्टेटमेंट की, कि स्कैनर के थ्रू वैल्यू इनपुट कैसे की जाती है। तो जैसे मैंने ये एससी बना रखा है, एससी ऑफ इसका स्कैनर क्लास का वेरिएबल एससी बना रखा है। तो क्योंकि स्कैनर एक क्लास है और उसके आगे मैं जो भी लिखूंगा वो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को रियल में देखा जाए, क्लास के सामने जो वेरिएबल लिखा होता है वो उसका एक ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं ना, तो मैं अब यहाँ पे वेरिएबल वर्ड ना यूज करके ऑब्जेक्ट कहूंगा। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एससी है और इसी के थ्रू वैल्यू इनपुट होगी। तो मान लीजिए आपका पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है। तो इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएंगे तो कहीं ना कहीं स्टोर करानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर int x लिया है। तो x में हम लोग वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो फंक्शन क्या यूज होगा, sc डॉट नेक्स्ट int। नेक्स्ट int आपका रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए जो यूजर इनपुट होगी। तो ये इंटीजर वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, तो फ्लोट y मैंने ले लिया और sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे खास बात आपने ध्यान दी होगी कि नेक्स्ट int में i बड़ा है और नेक्स्ट फ्लोट में f बड़ा है। ये चीज दिखाई पड़ रही है सब सारे बच्चों को? यस सर। तो ये दो मैंने एग्जांपल ले लिए हैं। बाकी आपने जितने भी प्रिमिटिव डेटा टाइप बच्चों पढ़े हैं, सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए यही वाली लाइन बनानी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लॉन्ग की वैल्यू स्टोर करानी है, तो sc डॉट क्या लिखोगे, सर नेक्स्ट लॉन्ग। नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्ग का l बड़ा रहेगा। मान लीजिए डबल वैल्यू स्टोर करानी है तो उसके लिए सी डॉट नेक्स्ट डबल। डॉट नेक्स्ट। यस यस। तो जितने भी नंबर वाले होते हैं सबका sc डॉट नेक्स्ट int, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, sc डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, sc डॉट नेक्स्ट बाइट, sc डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, इस तरीके से आप वैल्यू स्टोर करा लेते हो। लेकिन जो कैरेक्टर और स्ट्रिंग है उसका थोड़ा तरीका यहाँ पर अलग है, उसको आप देखिए। अब थर्ड मैं दिखा रहा हूं सिंगल कैरेक्टर के लिए। यहाँ लिखा है फॉर सिंगल कैरेक्टर। अगर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कैर ch, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर के लिए डेटा टाइप कैर होता है। तो मैंने कैर ch ले रखा है। अब इसमें स्टोर होगी वैल्यू कैसे, sc डॉट नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, गोल वाला ब्रैकेट, डॉट कैरेट 0, इतना लिखना पड़ेगा। ये लाइन आपको फिक्स लाइन होती है इसलिए इसको याद करना पड़ेगा बच्चों, sc डॉट नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट, डॉट कैरेट 0, ये फॉर सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको एक सिंगल वर्ड स्टोर करना है, एक वर्ड कोई भी, मान लीजिए वेलकम स्टोर करना है तो वो एक वर्ड है, और वेलकम टू होम एक सेंटेंस है, तो मैं वर्ड की बात कर रहा हूं। तो उसके लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल जरूरत होगी, तो स्ट्रिंग s लिया है इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट खाली लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिखने के बाद डॉट कैरेट 0 था, ये कैरेक्टर के लिए था, और यहाँ पे सिर्फ sc डॉट नेक्स्ट लिखना पड़ेगा बस, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, जो भी बच्चे थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनकी क्लास छूट गई है, तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा, आप उस क्लास को पूरा कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है आपका कोई सेंटेंस स्टोर करना है, सपोज दैट सेंटेंस, तो यहाँ पे स्ट्रिंग str इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा बच्चों, sc डॉट नेक्स्ट लाइन। तो लाइन लिखने से आपका सेंटेंस स्टोर होता है, फॉर एनी सेंटेंस। तो बस ये ओवरव्यू मैंने दिया है। अभी इसको एप्लीकेशन में कैसे कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट रहता है वो दिखाने के लिए मैं आपको फिर से ब्लूजे में ले चलता हूँ। ये हल्का फुल्का तो याद रहेगा ही, बाकी प्रैक्टिस करने से ही ये सारी चीजें याद होती हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्कैनर क्लास मेथड दिखा रहा हूँ। अपने क्वेश्चन कोई भी हो पूछ लीजिएगा आप, इसमें शर्माइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए जो पैकेज होता है वो क्लास का स्ट्रक्चर जो बताया था उसमें सबसे पहली लाइन आपकी पैकेज की ही होती है, import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। उसके बाद क्लास का नाम एबीसी रख दिया गया है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये फिक्स लाइन होती है। अब ये ब्लूजे मेथड तो है नहीं, तो उस केस में यहाँ पे स्ट्रिंग args लिखा जाता है, जो कि ऑप्शनल होता है, यानी चाहे तो इसको लिखें और चाहे तो इसको ना लिखें, इसको हटाया भी जा सकता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, देन आपको स्कैनर वाली लाइन लेनी पड़ती है, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये लाइन लेनी पड़ती है। तो आपने देखा था ये लाइन थी वहां पे। फिर अभी एग्जांपल मैं सेम ले रहा हूं, एक नाम स्टोर कराना है, एक नंबर स्टोर कराना है, या एज स्टोर कराना है। तो नाम स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप डिक्लेयर करने का ये तरीका है, स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ऐसे लिखने से स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अच्छा ऐसा क्यों है कि ऐसे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जितने भी होंगे उसमें न्यू कीवर्ड जरूर लगता है। तो ये पूरी लाइन इस तरीके से बनेगी। सुन पाए बच्चों आप लोग ये बात? यस सर। हाँ, उसके बाद जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो डायरेक्ट डेटा टाइप लिखो, वेरिएबल का नाम लिख दो, डिक्लेयर हो जाता है। अब ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गए दोनों। वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब बच्चों मेमोरी बनाइए, क्योंकि वेरिएबल का मतलब मेमोरी होती है, ये याद रखिएगा हमेशा। ये मेमोरी बन गई। फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक मैसेज देना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे एसओपीएलएन के दो यूज थे, एक आपका मैसेज देना और एक मैसेज के साथ कोई रिजल्ट प्रिंट कराना। तो यहाँ रिजल्ट तो है ही नहीं अलग से कोई कैलकुलेशन वाला, सिर्फ मैसेज ही देना है। तो पहले मैसेज दिया एंटर नेम एंड एज, ये मैसेज दे दिया। और यहाँ पे s इज इक्वल टू नेम के लिए क्या था, sc डॉट नेक्स्ट लाइन था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई सेंटेंस के लिए, यहाँ पे ये देखिए ये सेंटेंस के लिए sc डॉट नेक्स्ट लाइन है, तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर यूज किया गया है, नेक्स्ट लाइन। तो ये नेम स्टोर हो गया। और इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी थी तो sc डॉट नेक्स्ट int, और ये आपका एज में स्टोर हो जाएगी। ये लाइनें आपने देख ली कैसे यूज हुई? यस सर। उसके बाद अब हमें आउटपुट चाहिए, जो चीज स्टोर की है उसको प्रिंट करा दें। तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे आपने लिखा नेम इज इक्वल टू एस और एज इज इक्वल टू एज, ये आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका मैसेज है, और ये एस के अंदर जो भी नाम दिया होगा वो नाम आ जाएगा, और एज के अंदर जो भी एज दी गई होगी वो एज आ जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से चलेगा। अब इसको मैं चला के दिखाई दे रहा हूं। नो सिंटेक्स एरर, बाहर आ गए, और उसके बाद इसको आप एग्जीक्यूट करा दीजिए। राइट बटन क्लिक की, वर्ड मेन पे क्लिक किया, तो आपका अब इसमें वो वाला बॉक्स खुल के नहीं आएगा जिसमें हम लोग वैल्यू इनपुट करते थे, वो सिर्फ ब्लूजे मेथड में था। तो यहाँ पे ये पहला बॉक्स खुला मेन, और इस पे ओके करते ही आपकी बड़ी सी स्क्रीन खुल जाएगी, जिसको टर्मिनल विंडो कहते हैं, टर्मिनल विंडो। अब यहाँ पे वो मैसेज जो आपने दिया था वो अपने आप प्रिंट होके आ जाएगा, नेम और एज का। तो यहाँ पर नीचे ये ब्लूजे के अलग अलग वर्जन आए हैं, जिसमें मेरे पास जो वर्जन है उसमें ये नीचे इनपुट लिखना पड़ता है और ऊपर वो आउटपुट दिखाई पड़ता है। तो मुझे नाम देना है। अब यहाँ पे कोई डबल कोट सिंगल कोट बच्चों लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ ब्लूजे मेथड में था। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अपना और एंटर की प्रेस की, तो ये नाम स्टोर हो गया। उसके बाद एज देनी है, तो मैंने यहाँ पर एज दे दिया। अब देखिए एज देने के बाद जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारा आउटपुट आ गया, नेम इज इक्वल टू राम जी आ गया है, एज इज इक्वल टू 35 आ गया है। तो इस तरीके से इसमें इनपुट आउटपुट होता है। अब यहाँ पे आपकी बारी है कि कोई भी बात छोटी सी पूछना चाहते हो तो आप प्लीज पूछिए। आप याद कीजिए, देखिए जो स्ट्रक्चर था, इंपोर्ट वाली लाइन सबसे ऊपर होती है, फिर क्लास और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन होती है, फिर आपको सबसे पहले स्कैनर वाली लाइन लेनी पड़ती है,
देन वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते हैं, और देन फिर आपको वैल्यू इनपुट कराने के लिए पहले एक मैसेज देना पड़ता है क्या इनपुट कराना है, और फिर इनपुट स्टेटमेंट लिखना पड़ता है sc डॉट नेक्स्ट लाइन sc डॉट नेक्स्ट int टाइप का, और उसके बाद फिर आउटपुट आपको प्रिंट करा दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। ये आउटपुट हो गया। बच्चों क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक, बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम लोग जो है बफर रीडर की बात करेंगे। ये तीसरा मेथड है बफर रीडर। मैं आपको जानकारी दे दूं कि स्कूल्स में तो स्कैनर क्लास मेथड ही यूज किया जा रहा है आजकल। बफर रीडर क्लोज कोर्स में नहीं है इस बार। हाँ हाँ, नहीं नहीं हो रहा है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो पास्ट एग्जाम हुए हैं, प्रीवियस एग्जाम, तो क्योंकि बुक में बफर रीडर दिया गया है, तो उसके हिसाब से उन्होंने क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट पूछ लेते हैं थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कभी नहीं कहा जाता है कि आप स्कैनर क्लास से बनाइए या आप बफर रीडर से बनाइए। ये सिर्फ आपका थ्योरी पर्पज से आपको पता होना चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप स्कैनर क्लास से बनाइए प्रोग्राम या बफर रीडर से, लेकिन थ्योरी पर्पज में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट अ स्टेटमेंट टू इनपुट अ कैरेक्टर यूजिंग बफर रीडर क्लास, राइट अ स्टेटमेंट टू इनपुट अ कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर क्लास मेथड। तो स्कैनर क्लास वाला आपने देख लिया है, sc डॉट नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, लेकिन बफर रीडर वाला आपने देखा ही नहीं है। तो कितनी भी आप मेहनत करके आपने अच्छी पढ़ाई की है कंप्यूटर की, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए हमारे पास तो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 के लिए पढ़ने आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कोई भी समझौता नहीं करते, सारी चीजें हम लोग बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं। ठीक है, तो बफर रीडर वाला अब आपको तरीका बताया जा रहा है। जैसे स्कैनर क्लास में कुछ लाइंस होती हैं, वैसे बफर रीडर में भी कुछ लाइंस होती हैं, और मैं यहाँ पे डिफरेंस के हिसाब से बताऊंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले स्कैनर क्लास में इंपोर्ट वाली लाइन थी ना, उसमें कौन कौन सा पैकेज लिया गया था? यूटिल। यूटिल पैकेज। तो आप डिफरेंस देखिए, उसमें यूटिल पैकेज था इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट यूटिल, और यहाँ पे क्या है, इंपोर्ट स्पेस जावा डॉट आयो। तो यहाँ पे आयो, आयो का मतलब यहाँ पे इनपुट आउटपुट से है, इनपुट आउटपुट पैकेज है ये आपका। तो आयो पैकेज यहाँ पे लिया गया है, और फिर डॉट एस्ट्रिक उसमें भी था, इसमें भी है। फिर उसमें आपका सेकंड पॉइंट था स्कैनर वाली लाइन, स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये वाली लाइन थी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बफर रीडर क्लास पढ़ रहे हो, तो बफर्ड रीडर, स्पेलिंग थोड़ा सही नहीं है, मैं सही कर देता हूं, बफर्ड ईडी लगेगा, बफर्ड रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ये एक ही लाइन है। इसके बाद न्यू, और फिर आपका इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन, यानी कि जो वहां पर स्कैनर वाली लाइन आपने पढ़ी थी, उसकी जगह पे यहाँ पर ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है। तो एक बार खाली याद करना है आपको। फिर यहाँ पे एक नई चीज है, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन या थ्रोज आयो एक्सेप्शन भी लिखना पड़ता है, जो कि स्कैनर क्लास में नहीं लिखना पड़ता था। इसका छोटा सा रोल मैं अभी बता देता हूं, कि जैसे कि जब आप इनपुट लेते हो, तो इनपुट लेते समय आपसे कोई गलती भी तो हो सकती है, कि उसमें मैसेज आपने दे दिया एंटर एज दे दिया सपोज दैट, और इनपुट करते समय आपने कोई नाम टाइप कर दिया, तो एज तो इंटीजर में स्टोर होती है, और नाम टाइप कर दिया तो वो तो स्ट्रिंग में स्टोर होना चाहिए। तो स्ट्रिंग वाली वैल्यू इंटीजर में स्टोर हो पाएगी क्या? नो सर। नहीं हो पाएगी। तो उसी के लिए यहाँ पे कंप्यूटर ये चीज पहचाने और अपने आप से एक एरर मैसेज शो करे, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बफर रीडर में थ्रोज एक्सेप्शन या थ्रोज आयो एक्सेप्शन लिखना पड़ता है। ये एक्सेप्शन या आयो एक्सेप्शन दोनों आपकी प्रीडिफाइंड क्लास हैं, और एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, एरर डिटेक्ट करके मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट करा दे, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बफर रीडर में है, स्कैनर में नहीं। और उसके बाद इनपुट स्टेटमेंट में देखिए बच्चों, जैसे वहां पे सीक्वेंस था वैसे यहाँ पे भी है। मान लीजिए आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी, तो इंटीजर के लिए इंटीजर डॉट पारसेंट br डॉट रीड लाइन, ये लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया क्लास का, br बनाया ना, br, तो वहां पे sc बनाया था, तो sc डॉट नेक्स्ट int लिखना पड़ता था, और यहाँ पे लिखना पड़ता है इंटीजर डॉट पारसेंट br डॉट रीड लाइन, ये लिखना पड़ता है। अगर फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी है, तो देखो फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट br डॉट रीड लाइन, तो ये जैसे उसमें था sc डॉट नेक्स्ट int sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ऐसे इसमें भी है। तो अगर हमें लॉन्ग वैल्यू स्टोर करनी है, तो यहाँ पे लाइन बना के दिखाइए बच्चों, आप लोग क्या बनाओगे, लॉन्ग सर, लॉन्ग डॉट पार्ट्स लॉन्ग br डॉट रीड लाइन। बस सिंपल। अगर डबल वैल्यू स्टोर करनी है, तो क्या लाइन बनाओगे,
डबल डॉट पार्ट्स डबल br डॉट रीड लाइन। बस बस। तो यहाँ पे याद खाली इतने बच्चों रखना है कि जैसे फ्लोट है, इंटीजर है या डबल है, उसका पहला लेटर यहाँ पे अपर केस होगा। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया है, ये अपर केस है ना, तो ये हमेशा अपर केस रहेगा। बाकी br डॉट रीड लाइन फंक्शन है जो भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसको रीड करने के लिए। फिर जैसे स्कैनर क्लास में कैरेक्टर और स्ट्रिंग के लिए अलग स्टेटमेंट दिए गए थे, ऐसे इसमें भी कैरेक्टर के लिए वहां पे sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0 था, तो यहाँ पे br डॉट रीड लाइन डॉट कैरेट 0 है। वहां पे क्या था, sc डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, यहाँ पे br डॉट रीड लाइन डॉट कैरेट 0। ये सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए है। और इसमें बफर रीडर में वर्ड या सेंटेंस को अलग अलग नहीं किया गया, वर्ड और सेंटेंस एक ही जैसा माना गया है। जबकि स्कैनर क्लास में वर्ड के लिए अलग स्टेटमेंट है, सिंगल वर्ड के लिए, और सेंटेंस के लिए अलग है। तो यहाँ पे br डॉट रीड लाइन खाली लिखने से चाहे वर्ड स्टोर कीजिए चाहे सेंटेंस स्टोर कीजिए, तो ये आपका इतना फंडामेंटल आपका बफर रीडर में यूज होना है। और मिलता जुलता स्कैनर से है, बस लाइनें आपकी चेंज है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किया गया है। पहले मैं प्रोग्राम दिखाई दे रहा हूं कहां पर क्या क्या लाइन है। तो देखिए पैकेज जो है हमेशा पहली लाइन होती है, तो यहाँ पे वहां पे आपका यूटिल पैकेज था, यहाँ पे आईओ पैकेज है। बाकी यहाँ पे क्लास का नाम मैंने बफर रख दिया, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ये सब सेम है। और नई चीज जो थी वो क्या थी, थ्रोज एक्सेप्शन या थ्रोज आयो एक्सेप्शन, वो आपका यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन में ही लगाई जाती है। जैसे आपका ब्रैकेट एंड हुआ तो यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन या थ्रोज आयो एक्सेप्शन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट खुलेगा, वहां पे स्कैनर वाली लाइन थी, यहाँ पे बफर रीडर वाली लाइन है। ये लाइन आपको अभी मैं दिखाई दे रहा हूं पूरी लाइन। बफर रीडर br इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, और फिर यहाँ पे सिस्टम डॉट इन, और फिर लास्ट में सेमीकोलन। ये आपकी पूरी कंप्लीट लाइन है। उसके बाद अब कुछ नया नहीं है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में नाम लेना है, तो स्ट्रिंग s इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग लिया गया है, ये स्कैनर में भी लिया गया था। int एज लिया गया है, उसमें स्कैनर में भी लिया गया था। फिर मैसेज देना पड़ता है एंटर नेम और एज, तो स्कैनर में भी मैंने लिया था। फिर नाम इनपुट कराने के लिए स्कैनर में sc डॉट नेक्स्ट लाइन था, यहाँ पे br डॉट रीड लाइन है, वहां sc डॉट नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे br डॉट रीड लाइन, और ये s में नाम स्टोर हो जाएगा। फिर वहां पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए sc डॉट नेक्स्ट int था, और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कराने के लिए इंटीजर डॉट पार्स int br डॉट रीड लाइन है। और उसके बाद दोनों चीजें प्रिंट करा दी गई। तो बिल्कुल सिमिलर है, बस एक बार आपको, दो बार आपको करना पड़ेगा, याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और प्रोग्राम चला के देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको चला के दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे एंटर नेम और एज पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे एज नेम जो भी देना चाहे वो दे दीजिए। ये नेम हो गया और आपने एज दे दिया, ये एज हो गया, और देखिए आपका नेम एज प्रिंट हो गया। तो ये तीन तरीके हैं जो जिनसे यूजर इनपुट वैल्यू ली जा सकती है, और तीनों तरीके आपके सामने मैंने दिखा दिए हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो अगली क्लास में आप जरूर पूछिएगा। अभी यहाँ पर ये तीन मेथड ही हमें डिस्कस करने थे, और अगली क्लास में बच्चों आपकी प्रोग्रामिंग चालू हो जाएगी। इसके बाद आपका ये इनपुट आउटपुट के बाद ये प्रोग्रामिंग आपकी चालू हो जाएगी। ठीक है, मुझे ओके सर। यस बेटा पूछिए पूछिए। सर मुझे एक प्रोग्राम समझना है। प्रोग्राम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? कौन सा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर? यस सर, तो एक बार करके दिखा दीजिए। अच्छा मैं अभी करके दिखा दूं, चलिए। अच्छा आपकी इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूं। यहाँ पे देखो प्रोग्राम कैसे चलाते, तो एक बार ये पैकेज बन जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्लास न्यू क्लास में क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया प्राइम, PRIME, प्राइम दे दिया, एंटर मार दिया। अब इसमें ये डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना वाला जो है कहीं से भी अगर फाइल पहले से बनी पड़ी है तो उसको कॉपी कर लीजिए और उसी को यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ स्ट्रक्चर, क्योंकि बार बार क्यों लिखना पड़े, टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और इसको प्राइम वाले को खोलकर सिलेक्ट कंट्रोल A किया, सिलेक्ट कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, तो वो वाला प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। ABC नाम से ये था। अब यहाँ पे नाम बदल दिया जाए प्राइम, ये प्राइम कर दिया। उसके बाद यूटिल पैकेज रहेगा ही, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास ये सब रहेगा ही। अब हमें क्या करना है, एक नंबर चाहिए, तो ये स्ट्रिंग
वाली लाइन की जरूरत नहीं है। और यहाँ नंबर के लिए मैं सपोज दैट n ले लेता हूँ, n। अच्छा बच्चों, प्रोग्रामिंग करने के लिए ये ध्यान देना होता है कि जितना आप सोच पा रहे हैं उतना पहले कर लीजिए, और उसके जब कर लेंगे तब उसके आगे आप फिर दिमाग लगेगा। आप कभी ऐसा ना कीजिए कि पहले पूरा प्रोग्राम सोच लें तब हम करना चालू करें, पहले जितना समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन ये है, वेब टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे मैसेज में हम लोग चेंज कर देंगे एंटर अ नंबर। खैर ये आगे की चीज है, लूपिंग का आपका है, तो अभी बस आपके लिए मैं बता दे रहा हूं, बाकी जो है अगली जब इस टाइम पे पहुंचेंगे तो ये सब देखा जाएगा। एंटर अ नंबर, और ये मैं स्कैनर क्लास से कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये लाइनें आपकी हट जाएंगी, और यहाँ पे मैंने n कर दिया, n इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट 90, वैल्यू स्टोर हो गई। उसके बाद किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने के लिए पहले आपको लूप चलाना पड़ता है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा हम लोगों को i, जिससे हम लोग लूप चलाएंगे। और उसके बाद हमें यह भी चेक करना होगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो उसके लिए फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सपोज दैट j ले लिया, तो दो वेरिएबल अभी ले लिए। तो ये क्यों चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं? कोई फैक्टर निकला और वो प्राइम फैक्टर है, ये कैसे पता करोगे? उसको चेक करना पड़ेगा आप कि ये प्राइम। अच्छा, तो सर फैक्टर को चेक करने के लिए। हाँ, क्योंकि फैक्टर तो निकल आएगा, लेकिन वो फैक्टर प्राइम है, ये अगर आप नहीं चेक कराते हो तो सारे फैक्टर प्रिंट हो जाएंगे, प्राइम भी प्रिंट होगा और जो नॉर्मल फैक्टर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। और उसके लिए, और उसके बाद फिर प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हम लोग काउंटर वेरिएबल की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एक सी नाम का वेरिएबल और ले लेते हैं। अभी मैं आपको इसको चला के पूरा दिखाई देता हूँ, ठीक, परेशान ना होइएगा। फॉर यहाँ पे i इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा क्वेश्चन था कि फैक्टर्स पहले आप प्राइम फैक्टर चेक करना पड़ो, पहले आप फैक्टर निकालने के चक्कर में पड़ो। तो i i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू, और उस नंबर तक चला के देखेंगे n, और फिर i प्लस प्लस सेमीकोलन हो जाएगा। यहाँ पर म्यूट रखिएगा बच्चे, जब बोलना हो तभी बोलिएगा, बाकी म्यूट रखिए। उसके बाद अब यहाँ पर वो नंबर जो 1 2 3 4 आई देगा, 1 2 3 4 कौन देगा? आई देगा, तो यही सब फैक्टर होंगे उसके, इन्हीं में से कोई। तो हम पहले इफ में चेक करेंगे कि कौन सा फैक्टर है, तो इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ, और कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है उसके लिए मॉड का साइन चाहिए होता है, मॉड का साइन चाहिए होता है, इक्वल टू 0 चाहिए होता है। तो नंबर क्या है? n है, तो n को डिवाइड करके देखेंगे मॉड साइन से। और डिवाइड किससे करना है? अगर मान लीजिए आपका 12 है, तो 1 से 12 तक के सारे नंबरों से डिवाइड करके देखेंगे कि ये किससे किससे डिवाइड हो सकता है। तो 1 से 12 तक के नंबर कौन देगा? i देगा। तो मैं यहाँ पे i लिखूंगा और फिर इक्वल टू 0 लिख दूंगा। उसके बाद अब अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब वो नंबर फैक्टर तो है। मान लीजिए n में आपका 12 है और i में 1 है, तो 1 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा ना बच्चा? यस सर। तो इसका मतलब 1 फैक्टर है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 1 क्या प्राइम नंबर भी है, तो हम जानते हैं 1 प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं प्रिंट होना चाहिए, नहीं तो अगर हम ना चेक करें प्राइम फैक्टर तो फिर यहाँ पे 1 भी प्रिंट हो जाएगा आपका। तो अब हमें दूसरा लूप लगाना पड़ेगा प्राइम नंबर का जो लगाया जाता है। तो फॉर, अब हम लोग j से लूप चलाएंगे, फॉर j इज इक्वल टू 1 और j इज लेस देन इक्वल टू, और क्या था आपका? n। हाँ, उस फैक्टर को चेक करना है कि वो प्राइम है नहीं, तो फैक्टर किसके पास है? i के पास है, और फिर उसके j प्लस प्लस कर दीजिए। अब इसके बाद यहां पर आपको एक और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि हमें यहां पर फैक्टर वो प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन होती है कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 बार डिवाइड होता है, एक बार 1 से, एक बार खुद से, तो उसको काउंट करवाना पड़ेगा। जैसे तो c प्लस प्लस कर देंगे और हाँ, फिर हम लोग चेक करेंगे c इक्वल्स टू 2। तो उसके लिए c इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा पहले आपको। अब यहाँ पे आप क्या करें, नीचे आए और फिर इफ कंडीशन फिर से लगाएं, इफ, और इसमें नंबर कौन सा है? i है, i के पास फैक्टर था ना, इसको डिवाइड करके देखना है। इसको डिवाइड करेंगे, और किससे डिवाइड करेंगे? j से। और अगर ये डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, वो इक्वल टू 0 चेक कर लिया। अगर कंडीशन ट्रू होती तो c प्लस प्लस हो जाए, या c इज इक्वल टू c प्लस 1 हो जाए, दोनों चीजें सेम है। और उसके बाद ये लूप बंद कर दीजिए। अब उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा
कि अगर ये प्राइम आई वाला जो नंबर था वो अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब सी के पास 2 आ चुका होगा, क्योंकि 2 बार डिवाइड हुआ होगा। जैसे 5 है तो 5 प्राइम नंबर होता है, तो 1 से यस डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो सी के पास 2 आ चुका होगा। तो हमें चेक करना है कि सी के पास वाकई में 2 आया है क्या नहीं आया। तो जब भी चेक करना होगा तो सी इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको, सी इज इक्वल टू 2। अब अगर ये सी इज इक्वल टू ट्रू हो जाता है, इसका मतलब आई वाला फैक्टर प्राइम फैक्टर है, तो हम उसको प्रिंट करा दें। तो इसके नीचे आप आइए और एक एसओपी लाइन चाहिए होगा आपको, इसको प्रिंट करा दीजिए। यस और यहाँ पे मैं आई प्रिंट करा देता हूँ। ये आई प्रिंट करा दिया। अब बच्चों अगर आप चाहते हैं कि एक हेडिंग भी आए कि ऑल प्राइम फैक्टर्स, तो आप एक प्रिंटिंग लाइन लूप चलाने से पहले भी डाल दीजिए यहां पर। इससे क्या होगा, आउटपुट तो नीचे वाला लूप देगा, लेकिन उससे पहले एक मैसेज आ चुका होगा प्रिंट ऑल प्राइम फैक्टर। कहां चला गया, हाँ ठीक। तो ये मैसेज डाल दिया, और उसके बाद जो है अब देखो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका फॉर लूप जे वाला क्लोज हो गया, लेकिन अभी इफ कंडीशन क्लोज नहीं हुई। तो इफ कंडीशन आपकी ये जो सी वाला है इसके बाद क्लोज हो जाएगी। उसके बाद ऊपर वाला आई वाला लूप फॉर का वो भी क्लोज होना चाहिए, तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर पब्लिक स्टैटिक वर्ड में नो क्लास क्लोज हो जाए, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए n में हम लोगों ने यहाँ पे 12 ले रखा है, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 से भी 12 डिवाइड होता है, फिर 4 से भी 12 डिवाइड होता है, फिर 5 से नहीं, 6 से नहीं, 6 से होता है, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, तो 12 से होता है। तो इतने तो ये फैक्टर हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, प्राइम फैक्टर चाहिए। तो इसमें प्राइम फैक्टर बच्चों कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं, 2 and 3 तो यहाँ पे आउटपुट में सिर्फ 2 और 3 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यस सर तो इस प्रोग्राम को चला के दिखा दे रहा हूं मैं। तो 12 ही ले लिया जाए। तो आपका 2 और 3 आ गया, और ऊपर मैसेज भी आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। सर 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट क्या, 1 मिनट, सर वो नहीं, हाँ। सर एक प्रोग्राम मैंने खुद किया है वो दिखाना है, अच्छा, बताइए। दिखाना है आपका, तो यानी स्क्रीन शो करेंगे क्या। यस सर तो स्क्रीन शो ना कीजिए, आप उसको कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो मैं यहाँ पे शो करा दूंगा। ओके सर। हम्म, सर लेकिन अभी मेरे लैपटॉप पे वो नहीं चल रहा है व्हाट्सएप, तो मैं व्हाट्सएप नहीं, आप मोबाइल से, अच्छा मोबाइल से फोटो खींच के भेज दो। ओके सर। बेटा ये RS पांडे नाम से किसने ज्वाइन किया, नाम बताएं बेटा अपना। सर रुद्रांश। हाँ, आपको आपको अभी लूपिंग का कोई आइडिया है क्या। सर भेज दिया है। नो सर। हाँ, तो आप परेशान ना होइएगा, हम लोग बेसिक से ही चल रहे हैं। और अभी यस सर। ये आपका जो आजम खान सर है उनकी कोचिंग से आप हैं। नो सर, आप ही कोचिंग से हैं। अच्छा, तो क्या नाम है आपका। सर रुद्रांश। ओके ओके, रुद्रांश, ठीक ठीक, याद आ गया। हाँ भेज दिया, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सर ये मैजिक नंबर है। हाँ, तो ये चल तो जाएगा बेटा, लेकिन जो है ये कुछ फिक्स वैल्यू के लिए चलेगा, क्योंकि आपने 2 बार उसका सम ऑफ डिजिट करा दिया है ना। तो
ऐसा नहीं होता है, आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा इसके लिए। और नेस्टेड ही तो है। इसको नेस्टेड नहीं कहते कि 2 बार लूप लगा दिया। नेस्टेड का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, जैसे कि अभी Okay. आपने पढ़ा था। ये मल्टीपल लूप है, ये नेस्टेड लूप नहीं। तो ये प्रोग्राम आपका, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। ए में वैल्यू इनपुट कराई, ये चला दिया, सम कर दिया, उसके सम को एन में दे दिया, फिर एन से लूप चला दिया, सम कर दिया। और यहाँ पे एक चीज और है, अच्छा ठीक है, सम की वैल्यू ऊपर 0 करा रखी है आपने। तो ये प्रोग्राम आपका चल तो जाएगा, लेकिन जो है ये सही प्रोग्राम नहीं है। अच्छा सर। हाँ, सर तो हम लोग, वो मल्टीपल लूप में, नेस्टेड लूप में बनेगा। या सर लेकिन ये क्यों नहीं चलेगा? ये पर्टिकुलर जैसे सही चीज क्या होती है, जो चीज हर जगह, जो रूल हर जगह काम आए। जो रूल सब प्रोग्राम्स में हाँ, काम आ जाए। मतलब कोई एक रूल है कि कर्ली ब्रैकेट इफ कंडीशन में सेमीकोलन या किसी भी कंडीशन में सेमीकोलन नहीं लगता है लास्ट में, तो वो रूल हर जगह अप्लाई होगा, ना कि जो है कुछ जगह अप्लाई होगा कुछ जगह नहीं। तो ये वाला प्रोग्राम जो आपने बनाया है, ये Yes, कुछ sir. कुछ वैल्यूज के लिए अप्लाई होगा, कुछ वैल्यूज के लिए अप्लाई नहीं होगा। ये चीज बताने की कोशिश की जा रही है। सर तो इसका सही प्रोग्राम क्या होगा? वो अभी तो नहीं बताया जा सकता है, अब टाइम बहुत ओवर हो गया है। आप पर्सनली व्हाट्सअप कीजिएगा तो मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और अगली क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग से। ठीक है ओके बच्चों, सर, बाय सर। बाय बाय।